हाय, दिस इज़ माय चैनल एसएसटी जोन। हम कर रहे हैं क्लास 8 डीएवी की चैप्टर 12 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज जो है एजुकेशन की, ब्रिटिश पॉलिसीज उसको हम समझेंगे और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी हम इसमें समझेंगे। बट इसमें हम पार्ट 1 है ये हमारा, जिसमें हम सिर्फ एजुकेशन पॉलिसीज को समझेंगे। ठीक है। इंडिया का जो फेज था, इंडिया का जो ये फेज है वो बहुत ही इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स का पीरियड है, यानी ब्रिटिशर्स जब से आए जब तक गए, उस पीरियड को हम ब्रिटिश फेज बोलते हैं। वो पीरियड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके आने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में चेंज आए, कास्ट सिस्टम में चेंज आए, कंडीशन ऑफ वुमेन्स की चेंज हुई, और जो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हमारे यहाँ पे, जो रिफॉर्म्स हुए वो रिफॉर्म्स जो है हमारे इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस ने किया। हम समझते हैं एजुकेशन इन इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल से पहले हमारा एजुकेशन कैसा था। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो ओरली दिया जाता था, इसमें इंक्लूड होता था हमारा पाठशाला और मकतब। पाठशाला और मकतब जहां एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, टोल्स एंड मदरसास जहां हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। दो चीजें हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन दी पाठशाला और मकतब्स में, टोल और मदरसास ये हायर एजुकेशन, ये हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन का पार्ट है। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में पढ़ाया क्या जाता था, रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाया जाता था, जो हमारे रिलीजियन की, जैसे मुस्लिम्स में कुरान पढ़ाया जाता है, हिंदुओं में गीता और रामायण, इन किताबों को पढ़ाया जाता था। और जो एजुकेशन था वो हमारे लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता था। एजुकेशन हमारे लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। मेमोराइजिंग अर्थमेटिकल टेबल्स, और टेबल्स जो होते हैं अर्थमेटिकल जो चीज़ें हैं वो याद किया जाता था। सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जा रहे थे वो तो संस्कृत, अरेबिक, पर्सियन, लॉ, लॉजिक, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी। हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत है, अरेबिक है, पर्सियन है, लॉ है, लॉजिक है, मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है। टीचिंग वाज मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड एंड ट्रेडिशनल, यानी किताबों की लिखी हुई पढ़ाई होती थी और ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी। कुछ भी एक्सपेरिमेंटल या फिर रियल लाइफ से रिलेटेड ऐसी कुछ पढ़ाई नहीं की जाती थी। जो लैंग्वेजेस थे वो क्या क्या थे, हायर जो एजुकेशन में थे, संस्कृत, अरेबिक, पर्सियन, लॉ, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, यानी बहुत डेवलप हमारा एजुकेशन से एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जा रहा है, ये आप समझो। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के अंदर हमारा एजुकेशन कैसा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनका मेन काम क्या था एजुकेशन में, उनका मेन काम था प्रॉफिट ऑब्टेन करना। ठीक है। इंडियन को एजुकेट करना तो उनका मेन काम था ही नहीं, वो इंडियन को एजुकेट करना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश डिड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन एजुकेशन। क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे कुछ, जिन्होंने इंग्लिश स्कूल्स खोले थे। उनका मेन पर्पस था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, यानी जो क्रिश्चियंस होते थे, जो मिशनरीज होते थे, जो वाइट कपड़े जो आप टीवीज में देखते हो फादर की तरह होते हैं, उनका काम था इंग्लिश स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। ठीक है। तो एजुकेशन उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज आ गई जिसने इंक्रीज कर दिया हमारे इंडिया में टेंशन। तो उनकी पॉलिसीज क्या थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सबसे पहले जो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड चार्टर एक्ट आया वो आया हमारा 1813 में। उसके अंदर क्या किया गया, 1 लाख रुपीज पर ईयर एजुकेशन के लिए दिया गया। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया 1813 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस टाइम कर रही थी। ठीक है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्टेट इन्वॉल्व इन इंडियन एजुकेशन, ये था एक ऐसा टाइम जब स्टेट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर रही है। तो इन्वॉल्वमेंट जब स्टार्ट हो रही है तो आपको याद क्या रखना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अभी 1813 वो पीरियड है जब ये एक्ट आया, और कोई भी एक्ट जो ब्रिटिश से इंडिया में अप्लाई हो रहा है उसको हम चार्टर एक्ट बोलते हैं। तो नाम से घबराना नहीं, 1813 पीरियड है, उसको बोला गया एक्ट, तो चार्टर एक्ट। तो ये समझ में आ गया, 1 लाख रुपीज उन्होंने एजुकेशन के लिए दे दिए, ये समझ में आ गया आपको। हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा स्टैब्लिश किया गया। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में स्टार्ट किया गया। तो 2 कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हमारे पास, हिंदू कॉलेज कैलकाटा में, बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में।
पर इनमें एजुकेशन जो दी जा रही थी वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी। यहाँ से जो पढ़ के आएंगे ना, वो इंडियन एलीट क्लास लोग निकलेंगे। जो इंडियंस यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन होंगे, वो एलीट क्लास होंगे। एलीट क्लास क्या होता है? जो हाई फाई क्लास है, जो अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करेगी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, वेस्टर्न ईटिंग हैबिट्स एडिकेट करेगी। देखो इनकी क्लास में क्या है, इनके पहचान कैसे बनेगी? वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाले हैं ये, वेस्टर्न ईटिंग हैबिट होगी, और वेस्टर्न मैनर और एटिक्वेट्स को ये कॉपी करेंगे। तो ये समझ में आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने इंडियंस को, वो भी जो वेल्दियर फैमिलीज के इंडियंस होंगे, उनको कैसा बनाया। फिर ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी इस एक्ट को लाने के लिए? वो ये चाहते थे कि ये साइकोलॉजिकल स्लेव हो इंडियंस, साइकोलॉजिकल इंडियन स्लेव बने, यानी ब्रिटिशर्स उनके दिमाग, उनके हिसाब से जो वेस्टर्न हैबिट्स, वेस्टर्न चीजें हैं, वो उनके दिमाग में अप लेवल पर हो, और वो इंडियंस इंडियन होके भी ब्रिटिशर्स के दिमाग से स्लेव बन जाएं। स्लेव सिर्फ काम करने से नहीं, मेंटली स्लेव बन जाएं। ठीक है, उनका मेन एम ये था। उनका था कि सपोर्ट ब्रिटिश रूल, वो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करे, और एक्ट एज इंटरमीडिएरी बिटवीन रूलर्स एंड द मासेस, रूलर्स और मास के बीच में वो एक इंटरमीडिएटरीज का काम करे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हमारे पास आया 1813 में मैकालेज मिनट। अभी आपको ये समझ में आ गया हमने जो किया था चार्टर एक्ट 1813, हमने अभी समझा चार्टर एक्ट 1813, जिसने 2 यूनिवर्सिटीज सेटअप कर ली थी और इंग्लिश एजुकेशन देके लोगों को क्या बनाना चाहा था? एलीट क्लास, इंग्लिश एलीट क्लास। अभी मैकाले ने उसमें 4 कदम और आगे बढ़ना है, उसने उसे और अच्छे से बढ़ाना है। वो मैकाले का पूरा नाम है थॉमस बेंगिंगटन मैकॉले। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया, उनके हिसाब से होना चाहिए। उनका एक स्टेटमेंट है, ये बस रीड करने के लिए है। स्टेटमेंट आप पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट देख के कि स्टेटमेंट किसका है। We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the million whom we govern, a class Indian in blood and color, but English in taste, opinion and intellect. ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या है? क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, यानी इंडियन का एक ऐसा क्लास बनाना जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो, यानी जो पढ़े लिखे लोग उस वहां से पढ़ के निकलेंगे वो क्या ब्रिटिश के लॉयल बनेंगे। प्रोवाइड चीप मैन पावर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और चीप मैन पावर मिल जाए, क्योंकि ब्रिटिश से आने वाली जो मैन पावर होगी उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उनकी फैमिली आ रहेगी, उसमें ज्यादा खर्चा होगा। तो इंडियंस जो है एज चीप मैन पावर में ही काउंट होते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत हेल्प करेंगे। रिजल्ट हो गया इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का ग्रोथ हो गया, और ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है? कम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 वर्ड हैं, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। इन दोनों वर्ड को समझते हैं। ओरिएंटलिस्ट किसे कहेंगे? वो लोग, ओरिएंटलिस्ट वो लोग होंगे जो ना क्या है कि जो ओरिएंटलिस्ट वो लोग होंगे जो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ओरिएंटलिस्ट वो लोग होंगे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ओरिएंटलिस्ट हैं। यानी जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल को अपोज किया, वो क्या चाहते थे? वो फेवर थे संस्कृत या फिर पर्शियन लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। वांटेड इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर टू बी प्रिजर्व्ड, और ये चाहते हैं कि इंडियन लैंग्वेज और कल्चर जो है प्रिजर्व रहे। इसे हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। आपके दिमाग में जाना चाहिए ओरिएंटलिस्ट किसको सपोर्ट करे? ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को। ठीक है, ये दोनों इंडियन, यार एंग्लिसिस्ट भी हमारे इंडियंस ही हैं, पर एंग्लिसिस्ट हमारे वो इंडियंस हैं, एक मिनट ये कहाँ से आ गया। एंग्लिसिस्ट हमारे वो इंडियंस हैं, एंग्लिसिस्ट हमारे वो इंडियंस हैं जिन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन ली और जो इंग्लिश एजुकेशन को फेवर करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन की वजह से इंडिया मॉडर्न होगी, मॉडर्नाइज होगी, और जो लॉर्ड मैकाले को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट वो इंडियंस हैं जो इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, मैकाले को सपोर्ट कर रहे हैं। ओरिएंटलिस्ट वो इंडियंस हैं जो संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं।
अब विवेकानंद जी ने एक कोट दिया है, ऑल हिस्ट्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया एज द मदर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। हिस्ट्री में जितनी बातें कही गई हैं हमारे इंडिया के रिलेटेड, उसमें इंडिया को साइंस और आर्ट का मदर कहा है। ये हमारे विवेकानंद जी का कोट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो नॉलेज ट्रेडिशन का है, ब्रिटिश रूल से पहले जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बहुत ही रिच हुआ करता था। ठीक है, यानी हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है या ट्रेडिशनल एजुकेशन नॉलेज वो बहुत ही अच्छी कही जाती है, वो बहुत ही अच्छा बेस्ट है। ये स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स हैं। अब हम इम्पैक्ट समझते हैं कि ब्रिटिश एजुकेशन का हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट समझेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट समझेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि मॉडर्न जो आइडियाज हैं वो फैले। मॉडर्न आइडियाज में हमारा फ्रीडम आता है, ठीक है, नेशनलिज्म आता है, इक्वालिटी आता है। तो ये आइडियाज जो वेस्टर्न कंट्रीज में फैल रहे थे वो हमारे इंडिया में भी आए। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग्स भी बढ़ी। ग्रोथ ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, हमारे इंडिया में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे सती प्रथा बंद करवाया गया, विडो रीमैरिज, कास्ट रिफॉर्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया। तो इन सब चीजें नहीं खत्म नहीं भी हुई तो कम से कम कोशिश तो की गई, लोगों को अवेयर किया गया कि ये चीज़ें गलत हैं। क्रिएट एजुकेटेड मिडिल क्लास, और एक ऐसी मिडिल क्लास भी बनी जो पढ़ी लिखी थी और सेंसिबल मिडिल क्लास। यही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल करने में बहुत ज़्यादा इनका भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ ब्रिटिश एजुकेशन का। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गया कि कल्चर और ट्रेडिशन जो थे वो हमारे इग्नोर हो गए। क्रिएटेड डिवीजन बिटवीन एलीट एंड मासेस, इससे सोसाइटी जो है ना दो पार्ट में बट गई। एक एलीट क्लास हो गई और एक मास हो गई। एलीट क्लास में पढ़े लिखे वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने वाले लोग हो गए। मास में पुअर लोग हो गए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, जो ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं और उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ है। तो दो ग्रुप हो गया, ठीक है। प्रमोटेड वेस्टर्न सुपीरियरिटी, और सबसे बुरी बात ये थी ब्रिटिश एजुकेशन में, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर बनाया, इंडियन को इन्फीरियर बनाया। तो इस एजुकेशन पॉलिसी से ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये नुकसान बहुत बड़ा है कि उन्होंने अपने आप को इतना सुपीरियर बनाया। तो इन्फीरियरिटी से हम जी कैसे सकते हैं, तो इस एजुकेशन को हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन, और इंडिजीनियस एजुकेशन को इन्होंने क्या किया, उसको इम्पोर्टेंस को उन्होंने कम बताया। अब वुड डिस्पैच हम समझते हैं। हमने समझ लिया था चार्टर एक्ट 1813 का समझ लिया हमने, मैकालेज मिनट समझ लिया। अब वुड डिस्पैच क्या है? वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड ने लाया था। इसका क्या है, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी से इसमें मेजर चेंजेस आए, ठीक है। इसने डिटेल एजुकेशन प्लान तैयार की, जो भी प्लान चल रहा था उसमें उसने थोड़ा सा और उसको सब बढ़ाया। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एक नई चीज जो है, अभी तक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं थी, ये छोटा ही हिस्सा लेती थी। अब ये सेपरेट डिपार्टमेंट इसने बनाया, यानी अलग से इसका बड़ा हिस्सा बना, ठीक है। यूनिवर्सिटीज वर सेटअप, यूनिवर्सिटीज बनाए गए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई। यानी एजुकेशन पे अभी थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा ध्यान दिया गया और बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई गई, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए, टीचर्स जो होंगे उनको ट्रेन किया गया। लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन को इनकरेज किया गया। तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि सेपरेट डिपार्टमेंट बना एजुकेशन का। वुड डिस्पैच में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रपोज किया। 3 यूनिवर्सिटीज बनी, मुंबई का, कलकत्ता का, मद्रास का। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश किए, यानी जो टीचर्स भी होंगे वो भी ट्रेंड होके आएंगे। 3 चीजें हो गई। चौथा, लोकल लैंग्वेज में जो एजुकेशन दी जाएगी उसको सपोर्ट किया गया। ये 4 चीजें आपको याद रखनी, 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन भी कहते हैं, ये आगे आ गए हम, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये इसका दूसरा नाम है। अगर कहीं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन होगा तो उसे भूलना नहीं है, उसे समझना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हंटर एजुकेशन, ठीक है। हंटर एजुकेशन समझते हैं। हंटर एजुकेशन क्या है? अभी हमने वुड डिस्पैच समझ लिया, ठीक है, 1854 में था। अब हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। ये वुड डिस्पैच में जो भी पॉलिसीज आई थी ना उसको चेक करने के लिए था। एग्जामिन द वर्किंग एंड इम्प्लीटेशन ऑफ वुड डिस्पैच, यानी वुड डिस्पैच के जितने भी उसने काम किए उसको रिव्यू करने आया। कंडीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, मिशनरी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, 4 टाइप की चीज़ों को उसने चेक किया है।
एलिमेंट्री, सेकेंडरी, मिशनरीज और वोकेशनल। और इसने एलिमेंट्री एजुकेशन को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए बताया। तो ठीक है, समझ में आ गया वुड डिस्पैच ने क्या किया था। वुड डिस्पैच ने और बढ़ाया था उसके अंदर वर्नाकुलर जो मैंने लोकल लैंग्वेज को भी सपोर्ट किया था, और ट्रेनिंग्स टीचर्स के लिए भी उसने एस्टेब्लिश की थी, और यूनिवर्सिटीज सेटअप किया था। हंटर एजुकेशन ने उसको रिव्यू किया कि उसने क्या किया है, ठीक किया है या नहीं किया है। उसके बाद हमारे लॉर्ड कर्जन आ गए जो 1904 में आए थे। उन्होंने फिर से इसी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज किया, चेक किया। उन्हें क्या मिला, उन्हें एक बड़ी अजीब सी चीज मिल गई, उनको मिल गई उनको बड़ी अजीब सी चीज मिल गई। उन्होंने देखा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जा रहा है उससे पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज आ रहे हैं। पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज क्या होते हैं? रिवोल्यूशन क्या होता है? जो हमने 1857 का रिवोल्यूशन होता है विद्रोह करना, यानी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, यानी पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी मतलब जो राजनीति, ये जो हमारी ब्रिटिशर्स की जो सिचुएशन है उसमें ये क्या करने वाला, रिवोल्यूशन करने वाला, यानी फ्रीडम के लिए जो लड़ाई होगी उसकी जो स्मेल है ना, वो लॉर्ड कर्जन को लग गई कि यहाँ जो पढ़ लिख रहे हैं ना, वो इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से टच हो रहे हैं और इनके अंदर जो पॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं वो चीजें समझ आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये इन्होंने बिलीव किया, क्योंकि इसी से जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज जो होंगे, यानी जो ऐसे थ्योरीज देखें किस तरीके से हमें यूनाइट होके रिवॉल्ट करना है, कौन-कौन से जो सत्याग्रह किए गए, कौन-कौन से रिवॉल्ट किए जाएँ, कैसे किए जाएँ, कैसे यूनाइट हो, ये सारी चीज़ें ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज़ को आ रहा है। तो उन्हें लगा कि ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी प्रोड्यूस कर देगा। कल को जो इंडिया में रिवॉल्ट करेंगे वो लोग इसी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, इंडियन यूनिवर्सिटी से, ऐसा लगा लॉर्ड कर्जन को। तो उसने उसके लिए कुछ किया। उसने क्या कर दिया, अब इस पे इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन वाज चेक, उन्होंने चेक किया। गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज इंक्रीज की, यानी जो भी यूनिवर्सिटीज हो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। और इनसे क्या हुआ, एंगर्ड हुए इंडियंस। ठीक है, इंडियंस को इससे गुस्सा आया। ये आपको समझ में आ गया। अब वर्धा एजुकेशन सिस्टम 1937 समझने वाले हैं। वर्धा एजुकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? हमारे गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया। ये एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही उन सारे एजुकेशन सिस्टम से अलग है। गांधी जी क्या बिलीव करते थे? सेंस ऑफ इंफीरियरिटी उन्हें फील हुआ इंग्लिश एजुकेशन, उन्हें सबसे कमी लगी इंग्लिश एजुकेशन की कमी, कि सेंस ऑफ इंफीरियरिटी थी, यानी हम इतने कमजोर हैं इंडियंस, तो ये चीज गलत थी, वो उन्हें फील हुई। इट डेवलप मास्टर स्लेव मेंटेलिटी अमंग इंडियंस, ये इंडियंस के बीच में मास्टर स्लेव की मेंटेलिटी दे रहा है, वो हमारे मास्टर, वी आर देयर स्लेव्स। तो ऐसी फीलिंग्स को जो गांधी जी को लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने इन चीजों को डिनाई किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके उनके जो एजुकेशन सिस्टम में है, उनका नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, एजुकेशन होना चाहिए ट्रुथ पर बेस, गुडनेस पर बेस और जस्टिस पर बेस, यानी एजुकेशन हमें सच बोलना सिखाए, हमें अरे अंदर अच्छाई डेवलप करे और हमें जस्टिस प्रोवाइड करे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी अमंग इंडियंस, ब्रिटिश रिजेक्टेड यूनिवर्सल एजुकेशन टिल द स्कीम। अभी तक जो है, इस स्कीम के आने से पहले ब्रिटिशर्स ने कोई भी यूनिवर्सल एजुकेशन को अभी तक अलाउ नहीं किया था। इसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसी ब्रिटिशर्स लाएंगे उसमें वो यूनिवर्सल एजुकेशन देने की बात करेंगे, अभी तक वो नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो गांधी जी की स्कीम बेसिकली जो स्कीम है वो क्या है, वो इंग्लिश एजुकेशन को डिनाई कर रही है, और उनके हिसाब से एजुकेशन में ये 3 चीजें होनी जरूरी है, ट्रुथ, गुडनेस और जस्टिस। इसके बाद हमारे आएंगे जॉन सर्जेंट जो 1943 में आ रहे हैं। इनको ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था। उन्होंने नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया, गांधी जी के उसके बाद बनाया। इसका मेन फीचर था यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अभी समझ में आया, गांधी जी के स्कीम से के बाद ही मेन फीचर आया हमारे एजुकेशन में यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। चिल्ड्रन 6 से 14 साल के बच्चों, 6 से 14 ईयर्स के लिए यूनिवर्सल फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, और बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। मोस्ट रिकमेंडेड वर इंप्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब इंडिया आजाद हो गई, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई, तब उसके बाद जो है ये इंप्लीमेंट किया गया। तो गांधी जी का वर्धा वाला जो स्कीम है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसी स्कीम से फिर इन्फ्लुएंस होकर ये नए स्कीम्स इंडिया के लिए बने। ठीक है, इसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने बोर्ड्स प्री बोर्ड्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू।